नमस्कार मित्रों, नारायण हरि स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सबका। और आज का जो विषय है वह विषय है काल सर्प योग। काल सर्प योग क्या है और काल सर्प योग में जातक के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके व्यवहार और उनकी दिनचर्या में या उनके जीवन में प्रभावित होती हैं और उनके जीवन को काफ़ी कुछ प्रभावित करती हैं, वो सब जानेंगे काल सर्प योग के विषय में। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि विषय ही है काल सर्प योग। काल सर्प योग के विषय में यदि हम लोग चर्चा करें तो काल सर्प योग आज की कुंडली में लगभग अगर कुंडलियां देखी जाएं तो 80% कुंडलियों में काल सर्प योग मिलेगा। हालांकि यदि हम लोग वैदिक परंपरा या प्राचीन ज्योतिष की चर्चा करें, प्राचीन ज्योतिष के विषय में चर्चा करें तो काल सर्प योग की इस तरह की कोई प्रायः चर्चा नहीं थी। और ये परंतु वर्तमान समय में ज्योतिषियों के कुछ अपने काल सर्प योग की चर्चा हो रही, जिसमें उनके शांति आदि की बात आती है और जो लोग विधा से प्रभावित हैं तो यहाँ पर उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि प्राचीन परंपरा में क्या था क्या नहीं था और किस तरह से लोग प्रभावित करते थे कुंडली को, तो वो उन अन्य विधाओं से उस विषय की चर्चा करते थे। लेकिन पिछले कुछ शताब्दियों से ज्योतिष में काल सर्प योग एक नई रिसर्च आई और इस पर आजकल बहुत ही शांति और इनसे प्रभावित लोगों का अपना अपना अनुभव है और वे इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो ज्योतिष के इस क्रम में हम सब अगर बात करें तो यदि हम प्राचीन ग्रंथ मान, सागरी और बृहद जातक, बृहद पराशर होरा शास्त्र का अवलोकन करें तो सिद्ध हो जाता है कि ग्रंथों में काल सर्प योग अथवा जिसको हम लोग कह लेते हैं काल सर्प या सर्प योग का उल्लेख अवश्य मिलता है। आपने कुंडली में देखा होगा कि कुंडली में जो भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी ग्रहों के नाम से हमारे 7 दिनों के भी नाम रखे गए हैं। जैसे सूर्य है तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, किंतु राहु और केतु की दिनों के विषय में नाम नहीं है, क्योंकि राहु और केतु को का जो एक आधार है उनका कोई नाम नहीं रखा गया, उनके हिसाब का दिन का कोई नाम नहीं रखा गया। फिर भी इन्हें, क्योंकि ये छाया ग्रह इन्हें माना जाता है, इसलिए इनको परोक्ष रूप से इनका प्रभाव हमारी जीवन पर जरूर पड़ता है। राहु का जो स्वभाव शनिमत है और केतु का जो स्वभाव माना जाता है लगभग मंगल की तरह माना जाता है। एक शरीर के 2 भाग जो राहु हैं और केतु हैं, और जो राहु है वो सिर और जो केतु है धड़। अब धड़ जो है वह राहु यदि किसी शरीर से कोई सिर से धड़, शरीर से सिर अलग हो गया तो धड़ जो है वह अपनी जो स्वक्रियाएं हैं वह करने में असमर्थ हो जाता है। तो यह किन्हीं चीज़ों पर इनका क्या है कि किन्हीं पर इनका आधारित होना इनका निश्चित हो जाता है। तो उसी तरह से राहु और केतु भी छाया ग्रह माने गए, बिना किसी आधार के ये कार्य नहीं करते। राहु और केतु की सदैव चाल वक्री होती है और कुंडली के 12 जो कुंडली होती है, कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 भाव में ये कुंडली में जहाँ कहीं भी बैठते हैं वे एक दूसरे से 7वें स्थान पर ही रहते हैं। इनकी स्थिति निश्चित है। अगर जातक की कुंडली में राहु जो हैं लग्न में हैं तो केतु जो होंगे वे 7वें में होंगे, या केतु अगर लग्न में है तो राहु 7वें में होंगे, एक दूसरे से 7वें ही रहते हैं। यदि ये बात कर लें काल सर्प योग की पहचान की तो काल सर्प योग में एक विशेष प्रक्रिया यह है पहचान की कि जैसे कि राहु केतु किसी कुंडली में बैठे हैं, तो जिस कुंडली में राहु और केतु बैठे हैं, तो अगर राहु केतु बैठे हैं और एक सर्पाकार दृष्टि में बैठे हैं तो और एक तरफ सभी ग्रह आ जाएं, राहु केतु के एक तरफ, जैसे समझिए तराजू के 2 पलड़े हैं। मान के चलिए कि अगर यदि एक काल्पनिक कुंडली लें और यदि राहु बैठे हैं
लग्न भाव में और केतु बैठे हैं केंद्र के 7वें घर में, और जो भी अन्य ग्रह हैं 7 ग्रह, या तो वो दूसरे से लेकर के 6ठे घर तक की तरफ सारे के सारे किसी भी ग्रह में बैठे हों, अथवा दाहिनी साइड बैठे हों 12वें घर से लेकर के 8वें घर के बीच में, कहीं भी बैठे हों, तो इस तरह से यदि कहीं वो बैठे हैं और एक ही तरफ हैं तो वो काल सर्प योग की संज्ञा में आता है। वह कुंडली काल सर्प योग से युक्त कुंडली मानी जाती है। यदि वैज्ञानिक रूप से काल सर्प योग की व्याख्या करें तो जन्मांग चक्र में राहु की हमेशा आमने सामने ही होते हैं, क्योंकि मैंने चर्चा भी आपकी इससे बताई। किसी जन्मांग में काल सर्पयोग का निर्धारण अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। अब कुंडली को देखें तो कहीं न कहीं इस तरह से अगर हम कर लेते हैं तो कभी न कभी जातक काफ़ी घबराहट बस भी परेशान हो जाता है। तो इस तरह से कुंडली का न करें निर्धारण कि काल सर्पयोग यही, उससे कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि ज्योतिष में 12 राशियां हैं जिनके आधार पर 12 लग्न होते हैं। जैसे मान के चलिए कि कुंडली में 12 है राशियां, मेष से लेकर के मीन तक की, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। और हर राशियों की अलग अलग ढंग से, कभी लग्न मेष लग्न की कुंडली तो कभी वृष लग्न की कुंडली, कोई भी गिनती किसी भी लग्न में आ सकती है। तो कुल मिलाकर के 12 लग्न होते हैं। हालांकि यदि कुंडली की बात करें तो कुंडली में करीब 288 प्रकार के काल सर्प योग माने गए हैं, लेकिन जिसमें से प्रमुखतः 12 काल सर्प योग सुनिश्चित किए गए हैं, जो 12 सामान्य तौर पर पे आप समझ सकते हैं। और इनके नाम पहले मैं क्रमशः कर लेता हूं, आपको सबको बता दूं ये 12 हैं कौन, और ताकि आपको एक समझने में सरलता हो। ये 12 जो काल सर्प योग हैं इनके नाम की गणना आप समझ लें, और उसके बाद मैं क्रमशः सबको अलग अलग डिफाइन करके बताऊंगा। और इसको आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं। ज्योतिष कुंडली में ज्योतिष बड़ा ही है तो बहुत सरल, यदि आप उसको समझ रहे हैं, लेकिन कहीं आप थोड़ा थोड़ा छोड़ करके जाएंगे तो थोड़ी सी छूटी हुई चीज़ ही बड़ी काम की होती है। क्योंकि आपका एक भी शब्द छूटना या छोड़ देना आपको कहीं ना कहीं दोबारा फिर रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो पर बने रहें। यदि आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो फिर से सुने और बहुत सावधानी पूर्वक समझें, सुने। तो काल सर्प योग 288 प्रकार के मैंने बताया। विशेष जो हैं वह कुंडली में 12 प्रकार के हैं, और इनके ये नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अनंत काल सर्प योग, जो सबसे पहला लग्न में है उसे कहते हैं अनंत काल सर्प योग। दूसरा है कुलिक काल सर्प योग। तीसरा है वासुकी काल सर्प योग। चौथा है शंख पाल काल सर्प योग। 5वां है पद्म काल सर्प योग। 6वां है महापद्म काल सर्प योग। 7वां है तक्षक काल सर्प योग। 8वां कारकोटक काल सर्प योग। 9वां शंखनाद या इसे शंखचूड़ काल सर्प योग के भी नाम से जानते हैं। यदि 10वें काल सर्प योग की बात करें तो पातक नाम का काल सर्प योग होता है। और इसी तरह से 11वां विषाक्त या इसे विषधर काल सर्प योग भी कहते हैं। और 12वां जो कि सबसे अंतिम काल सर्प योग है उसे कहते हैं शेषनाग काल सर्प योग। इस तरह से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। हालांकि काल सर्प योग जरूरी नहीं कि आपके कुंडली में आपके जीवन में हानि ही हानि करेगा। इसके भी तमाम प्रमाण हैं या तमाम चीज़ें अनुभव में आती हैं, और ज्योतिष में तमाम इसके सूत्र हैं कि काल सर्प योग हर जगह नुकसानदायक ही नहीं है, उसके कुछ दोष भी हैं। काल सर्प योग आपकी कुंडली में एक तरह से समझ लीजिए तराजू में किसी एक तराजू के पलड़े में चारों सब रख दिया जाए और दूसरी तराजू खाली रहे, इस तरह से ग्रहों की स्थिति होती है। तो जाहिर सी बात है यदि ग्रह एक ही तरफ हो जाएंगे और एक ही, तो जीवन में उथल पुथल सी जरूर मचती है, वह किसी भी ढंग से जो भी है। तो उथल पुथल मचने से जीवन का जो तारतम्य है वो बिगड़ता है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव होने चाहिए, और एक ही तरफ हो गया तो चीज़ें डैमेज होंगी। जीवन का जो ये कुंडली का एक सिस्टम है वह डैमेज होगा। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग काल सर्प योग की गणना क्रम में
क्रम से सभी काल सर्पयों के विषय में कि आखिर ये काल सर्प हैं कैसे और क्या है इनकी विशेषता। यदि बात कर लें सबसे पहले काल सर्पयोग की, अनंत काल सर्पयोग के विषय में यदि बात करें तो लग्न से सप्तम भाव तक बनने वाले इस योग को, जहाँ पर राहु और केतु का जो सिस्टम बन रहा है, वहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, आधे इस तरफ हो जाए आधे इस तरफ हो जाए और एक तरफ ही सारे ग्रह हो जाए कुंडली के। यदि कुंडली में आपके लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक बनने वाले योग को अनंत काल सर्पयोग कहा जाता है। इस योग में जातक की मानसिक अशांत, जीवन में अस्थिरता, कपट बुद्धि और प्रतिष्ठा में हानि, साथ साथ वैवाहिक जीवन भी दुखमय होता है और इसके प्रभाव देखने को काफ़ी अधिक मिलते हैं। जातक जीवन में बड़ा ही परेशानी का अनुभव करता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको संघर्ष से भी अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति निरंतर मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा अशांत सा हो जाता है। यदि मैंने चर्चा की राहु और केतु के विषय में, अब एक तरह से इसको इस तरह से समझ लीजिए, यदि कुंडली में, आप कुंडली में यहाँ देख सकते हैं कि चार्ट में बना हुआ है, यदि कुंडली में राहु जो है, राहु की जो वक्र गति से सभी ग्रह जब प्रभावित होते हैं, यदि राहु वक्र हैं, एरो मार्क आप समझ लीजिए, अगर इस तरह से आपके ग्रहों में कुंडली में है तो वह काल सर्प प्रभावित होगा। यहाँ पे एरो के द्वारा समझाया गया है। अगर कुंडली में इस तरह से ग्रहों की चाल वक्री में होगी तो वह प्रभावी होगा। लेकिन यदि अब राहु से ही गिनती करेंगे, देख रहे हैं ना यहाँ राहु के से एक काल्पनिक कुंडली बनाई गई है। काल्पनिक कुंडली में यहाँ देख सकते हैं आप मेरे दाहिने साइड में, यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ कुंडली में 12वें घर में राहु बैठे हैं और राहु की जो गति है वक्री चल रही है। फिर वहाँ पे चंद्रमा और गुरु और अन्य ग्रह भी बैठे, एक तरफ ही बैठे हैं। और देखिए राहु और केतु जो लग्न में केतु 6वें घर के मालिक हैं, 6वें घर में होकर के जाके बैठे हैं और यहाँ 12वें में राहु बैठे हैं, तो वक्री गति से चल रहे हैं। तो यह जो काल सर्पयोग इस तरह की कुंडली बनती है तो यहाँ पे काल सर्पयोग काफ़ी प्रभावित होता है। और अब ये देखिए इस कुंडली में देखिए तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, लेकिन राहु और केतु की स्थिति बदल गई। अब राहु से जब करेंगे तो इधर देखिए ग्रह वहीं पे हैं, लेकिन चूंकि वक्री गति है तो इधर ग्रहों की गिनती नहीं आ रही, एक भी ग्रह इधर नहीं उनकी चाल के बीच में। तो यहाँ पे यह जो गोलार्ध है, यहाँ काल सर्पयोग प्रभावी नहीं होगा। हालांकि प्रभावी बाद में होगा, लेकिन तत्काल प्रभावी नहीं है। इन सब चीज़ों को आपको विशेष करके काल सर्पयोग के लिए समझना चाहिए। बात कर लें इसी क्रम में, अगर दूसरे काल सर्पयोग की, कुलिक काल सर्पयोग के द्वितीय स्थान से, अब इसको इस तरह से समझ लीजिए, दूसरा जो काल सर्पयोग है दूसरे सर्प से लेकर के 8वें तक में, मतलब कि पहले भाव में आपको क्या होना चाहिए, कुंडली में पहले भाव में अगर प्रभावी है तो केतु और राहु से समझ लीजिए, या राहु और केतु से समझ लीजिए। राहु से ही चाल गिनी जाएगी, केतु से नहीं गिनी जाएगी। केतु से गिनेंगे या केतु से भी समझ सकते हैं। यदि केतु की बात आती है, राहु की बात आती है तो चाल वक्री होनी चाहिए। और ग्रहों में यदि इस तरह की झंझट आती है, ग्रह एक ही तरफ हैं और चाल के बीच में वो नहीं आते, तो तत्काल प्रभावी नहीं होगा। और इसी तरह केतु की अगर बात कर लें, अब केतु से अगर गिने तो अब राहु से ही गिनना है, क्योंकि राहु सिर हैं, केतु धड़ हैं, तो राहु सिर से ही गिनना शुरू करेंगे। तो राहु से जब गिनेंगे तो यदि कुंडली में लग्न में, अगर लग्न में राहु हैं तो राहु, और दूसरी चीज गिनेंगे कहाँ से, इसको भी ध्यान रखना है। गिनती कहाँ से करेंगे, चूंकि 12वां घर, हम लोग ज्योतिष परंपरा में 12वें घर को ही पहला घर मानते हैं। हालांकि चलन में आ गया कि लग्न को पहला घर मानते हैं, लेकिन पहला घर होता है 12वें से ही गिनेंगे। तो 12वें से गिनेंगे, इसलिए राहु को पहले घर, तो गिनती में से शुरू करेंगे। तो अगर उसके बीच में सारे ग्रह आ रहे हैं तो कुंडली में आपके जो काल सर्पयोग है वो काफ़ी प्रभावी होगा। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक लाइन होती है, अगर इंजन के सामने अगर कोई चीज़ है तब तो वो भिड़ जाएगी, लेकिन अगर इंजन के या जिस रेल के चलने की दिशा के विपरीत कोई चीज़ है, पीछे हैं, तो वो प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन जब वो राउंड करके वापस पीछे आएगा तब प्रभावी होंगे। मतलब जीवन में तत्काल प्रभावी नहीं होगा, प्रभावी होगा, निश्चित तौर पे होगा। और लेकिन वो
विलंब से होगा। जब जब आपकी दशाओं में स्थिति आएंगी उस दशा के हिसाब से प्रभावी होगा। तो बात कर लें दूसरे, आशा करता हूँ इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर नहीं समझें तो फिर से रिपीट करके फिर से कुंडली को देख करके फिर से समझ लें। चर्चा कर लेते हैं कुलिक काल सर्पयोग की। तो कुलिक काल सर्पयोग है, चूंकि दूसरे घर में आपके आ गए हैं कौन, राहु आ गए, और दूसरे से 8वें घर में केतु हैं। तो यहाँ पर द्वितीय स्थान से अष्टम स्थान तक पड़ने वाले योग के कारण जातक को स्वास्थ्य संबंधी, जो कि अब यहाँ पे 8वां घर क्या है, आयु और मृत्यु का घर है, और वहाँ पे आय का धनेश है, तो धन को भी खर्च कराएंगे। और चूंकि आप आयु स्थान पे बैठे हैं यहाँ केतु, तो आपकी समस्या होगी स्वास्थ्य से लेकर के आर्थिक पक्ष को भी कमजोर करेंगे, और इसमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। चूंकि दूसरा घर वाणी का भी है, तो वहाँ पे वाणी आपकी भी विनम्रता खो जाएगी। कलह बन की स्थिति बनाते हैं यहाँ पे, और अपयश और विरोध अपने ही लोगों से आपको देखने को मिलता है। विवाह में, और तीसरा कारण है विवाह में, और तो विवाह में भी समस्या लाते हैं, और विवाह में यहाँ तक कि आपकी तलाक की भी स्थिति यहाँ काल सर्पयोग बना देता है। बात कर लें तीसरे काल सर्पयोग की, वासुकी काल सर्पयोग। तो वासुकी काल सर्पयोग तो फिर वही क्रम में आ गए, दूसरे से तीसरे में आ गए। तीसरे और 9वें घर की यदि बात करें, तीसरे से 9वें घर में यदि यहाँ पे राहु केतु की स्थिति बनती है, तो यहाँ पे चूंकि तीसरा घर भाई बहनों से संबंध है, पराक्रम से संबंधित है, कुटुंबियों से संबंधित है, तो यहाँ पर आपसी भाई बहनों में मनमुटाव होगा, परिवार में मनमुटाव होगा, मित्रों से धोखा मिल सकता है, पराक्रम में कहीं कमी आएगी, व्यवसाय या नौकरी में रुकावटें उत्पन्न होती हैं, धर्म के प्रति नास्तिकता होती है। चूँकि भाग्य का घर है, पिता से, चूँकि 9वां घर पिता का घर है, तो यहाँ पिता से भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, बिगाड़ता है काल सर्पयोग। या फिर जातक के पिता की मृत्यु होती है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें समस्या आती हैं। यश पद प्रतिष्ठा में संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये है वासुकी काल सर्पयोग की चर्चा। और यदि बात कर लें चौथे काल सर्पयोग की, शंखपाल काल सर्पयोग, तो चौथे घर से लेकर के 10वें घर तक, चौथे भाव से 10वें भाव में यह काल सर्पयोग निर्मित होता है। इसके प्रभाव से, चूंकि चौथा घर है माता पिता या सुख सुविधाओं का, और 10वां घर है आपके व्यवसाय का ना, कर्म का क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपके कर्म भाव में नुकसान करेगा। और दूसरी चीज माता पिता और सुख संपत्ति में भी नुकसान करेगा, मकान का टूटना, गिरना, बिखरना, ये चीज़ें आती हैं जीवन में। कर्मचारियों को लेकर के कोई ना कोई समस्या रहेगी। आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो जाती है कि दिवालिया होने तक की समस्या आ जाती है, यदि जातक की कुंडली में शंखपाल नाम का काल सर्पयोग स्थिति बनती है। तो बात कर लें पद्म काल सर्पयोग की, तो पद्म काल सर्पयोग पंचम से लेकर के एकादश, पंचम अर्थात कि आपका संतान भाव, और एकादश अर्थात लाभेश। तो यहाँ संतान और विद्या घर को लेकर के भी समस्या होगी, और साथ में ही आपके बचत में भी समस्या करेगा। शिक्षा में कमी, संतान में समस्या, वैवाहिक जीवन में समस्या, साथ ही गुप्त रोग से भी आपको जूझना पड़ सकता है। पत्नी द्वारा विश्वासघात आपको प्राप्त होता है। सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि में आपकी लत हो जाना है, और उसी पर निर्भर होकर के अपना सब कुछ व्यापार में या किसी अन्य स्थान के द्वारा भी सब कुछ बिगाड़ देना इस पद्म काल सर्पयोग का कारण होता है। और जिस व्यक्ति पर यह सर्वाधिक प्रभावी होता है उसे जीवन भर धोखा ही मिलता है। सुख में प्रयत्न करने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता, और संघर्षपूर्ण जीवन, इतना संघर्षमय कि जीवन हमेशा तलवार की नोक पर टिका रहता है, लेकिन जीवन नष्ट नहीं होता, बस संघर्ष आपको जीवन भर अत्यधिक से अत्यधिक कराएगा। बात कर लेते हैं महापद्म काल सर्पयोग की। महापद्म काल सर्पयोग क्या है? षष्टम से द्वादश, 6वें घर से लेकर के 12वें घर, 6वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक की क्या जो संबंध है राहु और केतु का, और यहाँ यदि बनता है तो महापद्म काल सर्पयोग बनता है। जो कि 6वां घर शत्रु और कर्ज और ऋण का घर है, और 12वां घर व्ययेश है। तो यहाँ पर जीवन को बहुत ही संघर्षशाली बना देते हैं। आत्मविश्वास की गिरावट बहुत होती है, व्यक्ति को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं हो पाता कि मैं यहाँ सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और साथ ही गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार बनाता है। धन हानि अत्य से अत्यधिक कराता है, और पति पत्नी में विक्षोभ करा देता है।
चारित्रिक हीनता सबसे बड़ी चीज की ले आता है जीवन में आपके महापद्म काल सर्पयोग। और बात कर लेते तक्षक काल सर्पयोग की, तो इसमें जातक को चूंकि सप्तम भाव से लेकर के लग्न तक, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक प्रभाव डालता है वो वैवाहिक जीवन को लेकर के और आपके शारीरिक रूप ढंग को, एक्सीडेंट कराना, चोट चपेट लगना, जीवन में हमेशा शारीरिक हानि होना, साथ ही व्यापार व्यवसाय नौकरी में समस्या का रहना, और दूसरी चीज पति पत्नी के संबंध को खराब कर देना, यहाँ तक कि तलाक करा देना, अथवा पत्नी की मृत्यु, अथवा यदि कुंडली पुरुष की है तो पत्नी की, और स्त्री की है, पति की है तो पत्नी की नुकसान करा देता है, जीवन में मृत्यु करा देता है, यहाँ तक, और वो भी एक्सीडेंटल दर्दनाक मृत्यु कराता है तक्षक काल सर्पयोग। बात कर लें 8वें काल सर्पयोग की, कारकोटक काल सर्पयोग, तो अष्टम भाव से द्वितीय भाव। अब देखिए द्वितीय से अष्टम चला, अष्टम से द्वितीय, अष्टम भाव से लेकर के द्वितीय भाव तो जातक को रोग दुर्घटना से कष्ट उठाता है, साथ ही ऊपरी बाधा, यहाँ प्रेत बाधा का संकेत मिलता है अगर जातक की कुंडली में कारकोटक काल सर्पयोग की स्थिति बनती होगी तो। रोग की अधिकता, शल्य क्रिया, जहर का प्रयोग, जहर जो लोग खा करके आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में कारकोटक काल सर्पयोग होता है तभी। साझेदारी, यदि आप किसी से पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पार्टनर से आपको धोखा मिलना कारकोटक काल सर्पयोग का लक्षण है। बात कर लें शंखनाद या शंखचूड़ काल सर्पयोग की यदि बात करें तो वह योग जो नवम से तृतीय भाव अर्थात कि आपके भाग्येश से लेकर के पराक्रम भाव तक में अगर राहु और केतु के संबंध बन रहे हैं और इस तरह का अगर कोई काल सर्पयोग आपकी कुंडली में है तो यहाँ पर जातक को व्यापार में हानि, पारिवारिक समस्या, भाग्य बिल्कुल जिसको कह लीजिए दुर्भाग्य बना देता है जीवन में, व्यापार में हानि, अधिकारियों से मनमुटाव, साथ ही शासन सत्ता से विरोध होता है, जातक के सुख में कमी देखने को जीवन भर मिलती है। 10वां यदि बात करें तो पातक काल सर्पयोग, दशम से लेकर के चतुर्थ भाव, कर्मेश से लेकर के यहाँ सुख सुविधाओं के घर तक, चौथे घर तक, चतुर्थ भाव तक में यदि राहु का केतु का संबंध बन रहा है तो यहाँ पर आपके जीवन में पातक नाम का काल सर्पयोग लगता है, जहाँ पे जातक को संतान पक्ष की ओर से बीमारियाँ, माता पिता के द्वारा समस्या, माता पिता दादा दादी का वियोग, राहु की जो महादशा या अंतर महादशा में संभाव्य है या संभव निश्चित तौर पे होनी ही होनी है। यदि बात कर लें 11वें काल सर्पयोग की तो विषाक्त नाम का या विषधर नाम का काल सर्पयोग होता है, 10वां काल सर्पयोग, 11वां काल सर्पयोग। और राहु और केतु के यदि जो संबंध बन रहे एकादश से लेकर के पंचम, एकादश अर्थात आपका लाभेश और पंचम अर्थात आपका विद्या भाव, पंचम भाव जो है विद्या और संतान, तो यहाँ संतान भाव को लेकर के समस्या आती, अनिद्रा, बंधुओं से विरोध, और साथ ही व्यवसाय में नुकसान और धन हानि, जातक को जन्म स्थान से दूसरे जगह रहने को बाध्य करा देता है, स्थान परिवर्तन करा देता है, एक घर टिकने नहीं देता। और यदि बात करें शेष नाग काल सर्पयोग, ये जो कि 12वां और अंतिम है, ये द्वादश से लेकर के 12वें, द्वादश से लेकर के लग्न तक, द्वादश से लेकर के 6वें घर तक की यदि बात करें तो यहाँ जातक को निरंतर नुकसान ही नुकसान मिलता रहता है, साथ ही जीवन में बदनामी अधिक होती है, नेत्र की शल्य क्रिया करवानी पड़ती है, कोर्ट कचहरी के मामलों से जीवन भर उसे जूझना पड़ता है। ये रहा सभी काल सर्पयोगों के लक्षण। और यदि बात करें तो काल सर्पयोग के जो लक्षण क्या हैं, सबसे पहली चीज तो अगर इनके अनिष्टकारी जो समय मैं बता दूं, जातक के जीवन में अनिष्टकारी जो समय आता है, यदि आपके कुंडली में इनमें से 12 में से कोई भी एक काल सर्पयोग है तो वो आते कब हैं और उनका प्रभाव कब अत्यधिक प्रभावित होता है, उसके विषय में चर्चा कर लें। तो राहु की महादशा या राहु की प्रत्यंतर महादशा में और शनि, सूर्य और मंगल की अंतरदशा में, यदि राहु की प्रत्यंतर दशा अथवा सूर्य और मंगल की अंतरदशा चल रही है तो यहाँ पे ये काल सर्पयोग प्रभावी होते हैं। दूसरा, जीवन की जो अवधि का है आपकी, जीवन के 40 से लेकर के 45 वर्ष की उम्र में ये सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। ग्रह गोचर की कुंडली में जब जब काल सर्पयोग बनता है तो आपको कुछ न कुछ शांतियां करवानी पड़ती हैं,
और उन शांति के द्वारा जब आपकी ये ग्रह शांत हो जाते हैं तो आपके जीवन में वो चीज़ें, बिगड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं वो शांत हो जाती हैं, वो बिगड़ने नहीं पाती। चीज़ों का एक तरह से समन्वय बन जाता है और जीवन आपका ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन काल सर्पयोग शांति के कुछ विशेष स्थान है, हर जगह कराया भी नहीं, हर शिव मंदिर पे नहीं कराया जा सकता। उसके लिए विशेष स्थान है। कुल मिलाकर के 13 स्थानों की चर्चा की गई है काल सर्पयोग शांति के लिए। तो सबसे पहला जो काल सर्पयोग स्थान है शांति के लिए, कालहस्ती शिव मंदिर चूँकि तिरुपति में है। दूसरा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में। तीसरा है त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। चौथा है त्रियुगी नारायण मंदिर चूँकि यह केदारनाथ में है। पांचवा अगर करें त्रिनागेश्वर मंदिर जिला तंजौर में स्थित है। छठवां है सिद्ध शक्ति पीठ जो कि काली पीठ कलकत्ता में है। सातवां है भूतेश्वर महादेव मंदिर नीमतल्ला घाट कलकत्ता में स्थित है। यदि बात 8वें की करें तो गरुण गोविंद मंदिर छठीकरा गांव एवं गरुणेश्वर मंदिर बड़ोदरा में स्थित है। नाग मंदिर जैत गांव मथुरा में। चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश। मनसा देवी मंदिर चंडीगढ़। नाग मंदिर ग्वारी घाट जबलपुर और महाकाल मंदिर उज्जैन। ये 13 जगह जो स्थान है, यहाँ पर यदि आप राहु की शांति, केतु की शांति या कुल मिलाकर के काल सर्पयोग की शांति कराते हैं तो इन 13 स्थानों पर आप करा करके अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सामान्य बना सकते हैं। यहाँ पे तमाम इसके उपाय और चीज़ें बताई गई हैं। आगे वीडियो में हम सब फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री राधे जरूर लिखें या हर हर महादेव जरूर लिखें। और आशा करता हूँ कि आपने अब तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो राहुकृत पीड़ा के उपाय क्या हैं? यदि कुंडली में राहु प्रभावी है तो इसके जो पीड़ा के उपाय हैं वो क्या हैं उसके विषय में चर्चा कर लें। यदि जन्मांग में राहु आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो उसको बचाने के लिए कस्तूरी, तारपीन, गजदंत भस्म, लोबान, चंदन का इत्र जल में मिलाकर स्नान करने से राहु की शांति होती है। फिर से सुन लें, राहु की पीड़ा के जो उपाय में हैं तो राहु की पीड़ा के उपाय के लिए सबसे पहले आप कुंडली में आपके यदि राहु खराब हैं तो आपको कस्तूरी और साथ ही गजदंत भस्म, लोबान और चंदन का इत्र जल में मिलाकर के स्नान करने से राहु आपके ठीक होते हैं। इसके लिए नक्षत्र, योग और दिन, दिशा, समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातकों को गोमेद का दान करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है, राहु की स्थिति खराब है तो आपको गोमेद का दान करना चाहिए। चर्चा कर लें, यदि राहु के दान की बात करें तो राहु से की पीड़ा के निवारण हेतु तो जातकों को निम्न वस्तुओं को दान करना चाहिए और खासकर बुधवार या शनिवार के दिन करना चाहिए। सबसे पहले चीज सरसों का तेल, सीसा, काला तिल, कंबल, तलवार, स्वर्ण, नीला वस्त्र, सूप, गोमेद, काले रंग की वस्तु या काले रंग का पुष्प, अभ्रक और दक्षिणा देनी चाहिए तो आपके राहु शांत होते हैं। तो इस तरह से काल सर्पयोग के विषय में हम सब ने जाना, दान की चीज़ें और काल सर्पयोग की शांति कहाँ होती है, कैसे करें, इसके विषय में भी सारी चीज़ें मैंने चर्चा की। और आगे काल सर्पयोग की कुंडली के ही विषय में आगे भी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ को पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दें। और चलते चलते आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।